गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह। स्फेरिकल सरफेस मतलब गोलीय सतह से अपवर्तन। तो देखिए यहां पर एक गोलीय सतह दिखाया गया है। यह कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस है। यह एक गोलीय सतह है, यह एक स्फेरिकल सरफेस है। और ध्यान दीजिएगा इसमें कहीं भी सिल्वरिंग नहीं किया हुआ है, यह मिरर नहीं है, यह एक गोलीय सतह है। ठीक है, तो यह एक गोलीय सतह है। यह प्रिंसिपल एक्सिस है, यह पोल है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और पोल से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहेंगे। ठीक है, ये आर कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल के इधर वाला जो डिस्टेंस है वो निगेटिव होता है और पोल के इधर वाला जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है। पोल के ऊपर का जो हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो हाइट है वो पॉजिटिव है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो हाइट है वो निगेटिव है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, यू, वस्तु दूरी यू। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु दूरी यू हो गया। इस गोलीय सतह के इधर का जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, रेरर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 माना है। और इस गोलीय सतह के जो इधर का माध्यम है ये μ2 है, यानी डेंसर है, सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक हमने μ2 माना है। तो यह जो गोलीय सतह है ये दो माध्यम को अलग कर रहा है। इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है। इधर जो माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर जो माध्यम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मू2 है। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस गोलीय सतह के किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचना हो तो उसको सीधा सेंटर से मिलाएंगे। यहां पर नॉर्मल खींचना हो सेंटर से मिलाएंगे, यहां पर नॉर्मल खींचना हो सेंटर से मिलाएंगे। तो नॉर्मल ऐसे खींचा जाता है। अब मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है, इस वस्तु O का हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो इस गोलीय सतह के द्वारा इस वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बनेगा ये जानने के लिए वस्तु O से कम 2 किरण निकालना पड़ेगा। यह दोनों किरण वस्तु O से निकलकर कहां जाएगी? गोलीय सतह पर। और यहां से अपवर्तित होने के बाद दोनों किरणें जहां कटेंगी या कटती भी प्रतीत होंगी वहीं पर इमेज का निर्माण होगा। तो यहां से एक किरण गया सीधा, एकदम सीधा लंबवत। तो चूंकि ये एकदम लंबवत जा रहा है, एकदम लंब की दिशा में जा रहा, ये लाइन नॉर्मल लाइन है। तो ये जो आपतित किरण है ये वस्तु से निकलते हुए, ऑब्जेक्ट से निकलते हुए सीधा जा रहा है, तो ये सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यह अपने पथ से विचलित नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम लंबवत जा रहा है। दूसरा किरण ऐसे टेढ़ा करके आया, ये दूसरा इंसिडेंट रे है। लेकिन जब ये इस बिंदु M पर आएगा तो यहां पर देखिए ये हमने एक नॉर्मल लाइन खींचा, बिंदु M पर हमने एक लंब रेखा खींचा, नॉर्मल लाइन खींचा। M पर कैसे नॉर्मल खींचेंगे? सेंटर से मिला के। अब देखिए लाइट किससे किस में जा रहा है? रेरर से किस में जा रहा है? डेंसर। तो ये तो सीधा जाएगा नहीं, बल्कि ये नीचे यानी नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, झुक जाएगा। तो ये लाइट सीधा ना जाके क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की ओर झुकेगा, बेंड करेगा नॉर्मल की ओर। तो अब देखिए यहां पर 2 इंसिडेंट रे है और 2 रिफ्रैक्टेड रे है, 2 आपतित किरणें हैं और 2 अपवर्तित किरणें हैं। आपतित किरणों का कटान बिंदु ऑब्जेक्ट हुआ, आने वाली रे का कटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये जो जाने वाला रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये जिस पॉइंट पे मिलता है इसको इमेज कहते हैं। यहां ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है, क्योंकि लाइट सचमुच कट रहा है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है। एक गोलीय सतह है जो 2 माध्यम को अलग कर रहा है, इधर विरल माध्यम है, इधर सघन है, इधर μ1 है, इधर μ2 है। लाइट μ1 से निकल के किस में जा रहा है? μ2 में। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रहा है। यहां से 2 किरणें निकली है। ये किरण चूंकि विरल से सघन में जा रहा है, रेरर से डेंसर में, इसलिए सीधा नहीं जाएगा, ये नॉर्मल की ओर। ये लाइन नॉर्मल लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन, इसी को नॉर्मल लाइन कहेंगे।
ये नॉर्मल लाइन है और ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मान लेते हैं इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं हम गामा। तो हमने क्या मान लिया, लेट एंगल एम ओ पी बराबर अल्फा, एंगल एम सी पी इस एंगल को हमने बीटा मान लिया, एंगल एम आई पी इसको हमने मान लिया गामा। अब पॉइंट एम पर स्नेल का नियम लगाइए, तो स्नेल का नियम, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एम। स्नेल का नियम वहां पर लगता है जहां पर अपवर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि पॉइंट एम पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो यहां पर स्नेल का नियम लगेगा μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। जहां ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आई है। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू आर है। चूंकि ये एंगल आई और ये एंगल आर बहुत छोटा है, आप ध्यान से देखिए, अगर ये रे एक्सियल रे हो, अगर ये रे एक्सियल हो, एक्सियल रे बताया गया था वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो। अगर ये रे एक्सियल होगा तो ये एंगल आई आर बहुत छोटा होगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका गोलीय सतह है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये रे एक्सियल होगा तो ये जो पॉइंट एम है और ये जो पोल पी है, ये वाला पार्ट एकदम स्ट्रेट होगा, यानी ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, OMP होगा ना। और ये जो एंगल है, सॉरी ये नॉर्मल लाइन है, ये जो एंगल आई होगा और इधर का जो एंगल आर होगा, ये दोनों काफी छोटा एंगल होगा, ठीक है। तो अगर ये एक्सियल रे होगा तो आपको बताया गया था एक्सियल रे का 3 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी बताया गया था आई और आर दोनों का मान काफी छोटा होगा। दूसरा, ये जो MP पोर्शन है ये क्या होगा, कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट होगा, एकदम से सीधा। ये जो MP हिस्सा टेढ़ा दिख रहा है इसको आप सीधा मान सकते हैं अगर ये एक्सियल रे होगा तो। और तीसरा मान सकते हैं कि ये जो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट P और पॉइंट D काफी नजदीक में होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये रे मेरा एक्सियल है, तो एक्सियल रे अगर है तो I का वैल्यू, R का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू, ये सारा एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। एक्सियल रे के लिए ये सारा एंगल बहुत छोटा होगा। एक्सियल रे के लिए अल्फा, बीटा, गामा, I और R ये पांचों एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर I की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो साइन I को हम I लिख सकते हैं और साइन R को हम R लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह अगर I का वैल्यू बहुत छोटा हो तो साइन I को I लिख सकते हैं, साइन R को R लिख सकते हैं, μ1 इंटू I। अब I का वैल्यू क्या लिखेंगे, I का वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है MOC। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट C है। यहाँ पे एंगल है बीटा, यहाँ पे एंगल है अल्फा, और ये जो लाइन बढ़ाया गया है बाहर, ये एंगल है I। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का सम इस दोनों के, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इस दोनों के सम के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। फिर यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है MCI, ये ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बहिष्कोण का मान अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। एक ट्रायंगल बन रहा है MCI, इधर वाला एंगल बीटा है, ये बाहर वाला एंगल क्या है, बीटा, इसी को बहिष्कोण कहते हैं। ये वाला एंगल कितना है, R, और ये वाला एंगल कितना है, गामा। यहां पर ये एंगल गामा है, तो हम लिख सकते हैं ये बहिष्कोण बीटा बराबर लिख सकते हैं R प्लस गामा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि R का वैल्यू कितना होगा, बीटा माइनस, इस गामा को उठा के इधर लाओ, बीटा माइनस गामा। तो I का वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा।
और आर का वैल्यू लिख सकते हैं, आर का वैल्यू लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा। आप पढ़े हैं यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बाहर से जो एंगल बन रहा है बीटा यानी बहिष्कोण, ये दोनों अंतःकोण के योगफल के बराबर होगा। ये सारा प्रॉपर्टी तो 9-10 में सीखे होंगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हम आई का वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, आर का वैल्यू लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा। आई की जगह पर अल्फा प्लस बीटा, आर की जगह पर बीटा माइनस गामा। और हमने ये भी बताया था कि पूरे ऑप्टिक्स में जितना भी हम रे डायग्राम बनाएंगे सब में हम एक्सियल रे का ही यूज करेंगे। तो यहां पर इसलिए ये पांचों एंगल छोटा होगा, तो हमने साइन आई को आई लिखा, साइन आर को आर लिखा, आई का वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा, आर का वैल्यू बीटा माइनस गामा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, म्यू1 अल्फा, म्यू1 बीटा, म्यू2 बीटा माइनस म्यू2 गामा। अब आप लिखिए म्यू1 अल्फा, इस माइनस म्यू2 गामा को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा म्यू2 गामा प्लस म्यू1 अल्फा बराबर म्यू2 बीटा और म्यू1 बीटा, इसको उठा के उधर ले जाओ तो म्यू2 बीटा, ये म्यू1 बीटा इधर आएगा तो माइनस म्यू1 बीटा, ऐसा होगा। म्यू2 गामा इधर आ गया जो म्यू1 अल्फा के साथ ऐड हो गया, और म्यू1 बीटा उधर चला गया जो म्यू2 बीटा के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया। म्यू2 गामा म्यू1 अल्फा बराबर, इसमें बीटा कॉमन ले लो तो म्यू2 माइनस म्यू1 बीटा। अब आपने पढ़ा था कि अगर कोई एंगल थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है थीटा, ऐसा आपने पढ़ा था। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल हो तो हम थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। तो चूंकि अल्फा बीटा और गामा ये तीनों एंगल बहुत छोटा, अल्फा बीटा गामा ये सारा एंगल क्या है छोटा, तो हम अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा और गामा को टेन गामा। तो यहां जो अल्फा लिखा हुआ है इस अल्फा की जगह हम टेन अल्फा लिख सकते हैं, यहां जो बीटा लिखा हुआ है यहां पर हम टेन बीटा लिख सकते हैं, और यहां पर जो गामा लिखा हुआ है इसको हम टेन गामा लिख सकते हैं, टेन गामा। अब म्यू2 इंटू टेन गामा का वैल्यू क्या होगा। ये वाला ट्रायंगल देखिए तो इस एमपी वाले हिस्सा को हम स्ट्रेट मान सकते हैं, एकदम सीधा। इस एमपी वाला हिस्सा को हम सीधा मान सकते हैं, ये एमपी। अब देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन गामा का वैल्यू बताइए। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इस ट्रायंगल का नाम है एम पी आई, यह वाला एंगल गामा है। तो टेन गामा का वैल्यू, टेन गामा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एमपी और बेस क्या हो जाएगा पी आई। तो हम लिख सकते हैं एमपी बाई पी आई प्लस म्यू1 इंटू टेन अल्फा का वैल्यू। इस वाले ट्रायंगल में देखो तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, टेन अल्फा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एमपी बाई ओपी। तो हम लिख सकते हैं एमपी बाई ओपी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टेन बीटा। टेन बीटा का वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में देखो तो बीटा के सामने वाला ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है एमपी बाई पीसी, तो हम लिख सकते हैं एमपी बाई पीसी। ठीक है, बीटा को हमने टेन बीटा, अल्फा को टेन अल्फा, गामा को टेन गामा, और सब का वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए एमपी और एमपी कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद ये एमपी इस एमपी से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा म्यू2 बाई पी आई प्लस म्यू1 बाई ओपी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई पीसी, ये बचा। अब बताइए पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है, यह जो डिस्टेंस है इसको इमेज डिस्टेंस भी कहेंगे कि नहीं। पी आई को क्या कहेंगे भी, ओपी को क्या कहेंगे यू, और पीसी को क्या कहेंगे आर। पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कहलाता आर, तो पोल से इमेज का डिस्टेंस यानी पी आई इसको कहेंगे भी। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू और पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर। लेकिन यहां ध्यान दीजिए ये जो डिस्टेंस है यू ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और आर क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस पोल के इधर है राइट साइड है ये पॉजिटिव होगा और इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव। तो हम यू में माइनस लगा सकते हैं। तो हमको फॉर्मूला मिल गया म्यू2 बाई भी
प्लस माइनस हो गया माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। यही फॉर्मूला निकला। अगर किसी स्फेरिकल सरफेस से अपवर्तन हो रहा है, यदि किसी गोलीय सतह से अपवर्तन हो रहा है तो वहां पर अपवर्तन का यह फॉर्मूला लगाया जाएगा μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। μ2 बाई भी, ये फर्स्ट मीडियम है μ1 जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, सेकेंड मीडियम है μ2 जिसमें इमेज डिस्टेंस v है। लाइट किस से किस में जा रहा है, पहले से दूसरे में, तो हम लोग पहले सेकेंड मीडियम से स्टार्ट करेंगे। μ2 बाई भी, फिर माइनस μ1 बाई यू, फिर μ2 माइनस μ1। यहां देखो पहले μ2 है, फिर माइनस है, फिर μ1, तो μ2 माइनस μ1 अब बाय आर। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि किसी गोलीय सतह के लिए साबित करें कि ये बराबर ये होता है, तो ये पूरा प्रूफ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। अब चलिए दो न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं, दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। सम न्यूमेरिकल्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय सतह है, स्फेरिकल सरफेस है, इधर जो भी मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इधर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इधर मान लो एयर है, इधर ग्लास है, यहां पर O ऑब्जेक्ट है और यहां पर I क्या है, इमेज। यहां से दो रे गया, एक रे सीधा निकल गया, एक रे नॉर्मल की ओर बेंड करता हुआ यहां पे आके कट गया। ऑब्जेक्ट ये पोल हो गया P, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U दिया गया है 40 सेंटीमीटर। इस सरफेस का, इस गोलीय सतह का अगर सेंटर मान लो यहां है तो पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहते हैं, R का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पोल से इमेज का डिस्टेंस यानी V का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, आंसर देखिए। तो हम फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। यह फॉर्मूला होता है गोलीय सतह पर अपवर्तन के लिए। अब देखिए μ2 का मान है 1.5, भी का मान निकालना है, μ1 का मान कितना दिया गया है 1, u का मान -40, क्योंकि आपको बताया गया है कि इधर वाला डिस्टेंस माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है, तो u का वैल्यू हम -40 लेंगे। μ2 का वैल्यू 1.5 माइनस μ1 का वैल्यू 1 और r का वैल्यू +10 लेंगे। प्लस क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है या इधर है। अगर गोलीय सतह इधर होगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन गोलीय सतह अगर इधर होगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, +10 लेंगे क्योंकि इधर है। अब इसको सॉल्व करना है, 1.5 बाई भी माइनस माइनस हो गया +1/40, 1.5 में 1 घटाओ 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो इसका मतलब हो गया 1/2, 1/2 को 10 से डिवाइड करोगे 1/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1.5 बाई भी बराबर 1/20 माइनस 1/40, 1.5 बाई भी बराबर 1/40 हो जाएगा। v इंटू 1 कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, v बराबर 1.5 इंटू 40 हो जाएगा 60। तो यहां पर इमेज डिस्टेंस निकल गया 60 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, यह एक गोलीय सतह है, यहां पर ऑब्जेक्ट है यहां से एक रे गया सीधा और एक रे यहां पर आया और ये ऐसे नॉर्मल से दूर भाग गया। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों जाने वाला रे आगे तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये फैल रहा। इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहां पे ये आता हुआ मिलता हुआ प्रतीत होता है ये दोनों इंसिडेंट रे ओ पर मिल रहा है और दोनों रिफ्रैक्टेड रे पीछे कहां मिल रहा है, यहां पर। तो यहां पर इमेज बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, क्योंकि यह दोनों रे आगे नहीं कटेगा। यहां पर जो पहला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और दूसरा वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 सेंटीमीटर। पोल से इमेज का डिस्टेंस यानी v निकालना, इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। यह फॉर्मूला लगाते हैं जब भी गोलीय सतह पर अपवर्तन होता है तब। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और दूसरे वाले का 1.5 है, तो μ2 का वैल्यू 1.5 भी निकालना है, μ1 का वैल्यू 1, u का वैल्यू -10 क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस माइनस में होता है। μ2 1.5 माइनस 1 बाय आर, आर का वैल्यू कितना दिया गया 50, लेकिन होगा -50 क्योंकि सेंटर तो इधर आएगा ना, कहीं पर सेंटर इधर आएगा तो इसका जो रेडियस होगा वो निगेटिव हो जाएगा। सॉल्व करना है, 1.5 बाई भी माइनस माइनस हो गया +1 बाई 10, 1.5 में 1 घटाओ 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 बाई 50 1/100 होगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। सॉल्व करना है तो इसको लेके आगे बढ़ो, 1.5 बाई भी बराबर -1/100 और ये +1/10 इधर आके -1/10 होगा। 1.5 बाई भी 100 और 10 का एलसीएम 100, -1 -10, 1.5 बाई भी बराबर -11/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 150 बराबर -11 भी का वैल्यू आ गया 150 बाई 11, माइनस में आएगा, माइनस में आ जाएगा भी का वैल्यू क्योंकि इमेज तो इधर बन रहा है ना निगेटिव साइड, तो भी का वैल्यू हो गया -13.63 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है गोलीय सतह पर जब भी अपवर्तन होता है तब। तो काफी आसान फॉर्मूला है, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका यूज होगा आने वाले टॉपिक को पढ़ने में। जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल लेंस। जैसे हमने मिरर पढ़ा वैसे ही अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये सारे लेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।